नमस्कार, मेंटर आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमने थोड़े दिन पहले बात की थी यूपीएससी के ऊपर और यूपीएससी का टोटल इंट्रोडक्शन हमने जाना था कि कैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, किन किन पैटर्न पे होता है, कौन से एग्ज़ाम कब कब लिए जाते हैं, उसमें से प्रीलिम्स एग्ज़ाम कैसे होती है, मेंस एग्ज़ाम कैसे होती है और इंटरव्यू कैसे होता है। उसके बाद हमने कहा था कि ये तो एक पूरा ओवरऑल है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस और उसके बाद इंटरव्यू, इन तीनों के लिए हम अलग से थोड़ी बात करें उसके ऊपर। जैसे आज जो बात करेंगे वो हम करेंगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के ऊपर, प्रारंभिक परीक्षा के ऊपर। ये परीक्षा कैसे होती है, इसके लिए कौन से आपको सोर्सेज पढ़ने चाहिए, कितने समय के लिए इसकी तैयारी करनी चाहिए और करंट अफेयर इसमें कैसे कवर करना होना चाहिए। उसके बाद आपको कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, वो सारी तमाम चीज़ें हम यहाँ पे आज कवर करेंगे। तो हमने पहले भी इंट्रोडक्शन लिया था, तब हमने ये बताया था कि प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसमें क्या होता है, 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर कैसे होते हैं? दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन 4 ऑप्शन में से कोई एक उत्तर आपको सही टिक करना है कि चारों में से ए, बी, सी और डी है। इन डी और सी, बी और ए में से कौन सा ऑप्शन सही है उसके ऊपर आपको टिक करना है और फिर आपको एक इतनी बड़ी OMR शीट मिलेगी। OMR शीट में जो प्रश्न लिखा हुआ है उसके सामने 4 गोले बनाए हुए हैं ए, बी, सी, डी के। उनमें से अगर आपने बी टिक किया है तो आपको वहाँ पे भी गोला बी का भरना है। ध्यान रखें, जो प्रश्न अटेम्प्ट करते उसी प्रश्न के सामने वो गोला भरे। तो ये जो पेपर होने वाला वो है ऑब्जेक्टिव टाइप। जैसे पहला पेपर है वो है जीएस का, जनरल स्टडी का। दूसरा पेपर है वो है सीसेट का। तो हम पहले बात करते हैं जीएस में कि जीएस में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। तो इसमें अगर हम ऐसे क्रम वाइज देखें कि प्रश्न किसमें से ज़्यादा आते हैं उसके हिसाब से पढ़ें, या फिर हमें देखना है कि प्री और मेंस में कैसे प्रश्न बनते हैं उसके हिसाब से देखना है। तो अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो जाता है एनवायरनमेंट से, यानी कि पर्यावरण से। तो पर्यावरण जो सेगमेंट है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो आपके प्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक, इनमें से क्या होता है, हर साल आपको 12 से लेके 15, कभी 17, कभी 18 प्रश्नों की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। तो मान के चलिए अगर 15-15 के हिसाब से भी अगर 4 सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके पास जो संख्या बनती है वो 60 प्रश्नों की संख्या बनती है। उसके बाद जो एनवायरनमेंट है, हर साल अगर आप देखोगे 2016 के बाद तो एनवायरनमेंट में प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, 20 से ऊपर चली गई है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट आपके लिए वापस इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो अगर हम मान के चले कि 20 क्वेश्चन वहाँ पे भी आते हैं तो हमारे पास टोटल प्रश्न बन गए 80। उसके बाद बच्चे के 20 प्रश्न हैं, तो वो 20 प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, जनरल साइंस के लिए, इम्पोर्टेंट न्यूज में कोई चल रहा है वो, उसके बाद आपका अगर कोई बायोस्फीयर रिजर्व है तो, उसके बाद अगर कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है तो, बजट से है तो, या कोई भी नई प्रजाति अगर कोई लॉन्च हुई है या देखी गई है, कहीं पे पाई गई है, तो उसके ऊपर वो प्रश्न है बन सकते हैं। तो 20 प्रश्न ये मान के चलिए करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट और करंट अफेयर को लिंक करना आपको ठीक तरीके से आना चाहिए। जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो सब्जेक्ट को करंट अफेयर के साथ लिंक करना, धीरे धीरे उस स्किल को भी डेवलप कीजिए कि अगर आप मंथली करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ रहे हो तो मैगजीन में जो टॉपिक दिया गया, जो आपके बुक्स में टॉपिक दिया, दोनों को मिक्स कीजिए। दोनों का मिक्स करने के बाद ये नया एक तरीका निकाले कि इन दोनों को मिक्स करने के बाद नया प्रश्न कैसे बनेगा या नया प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, वो चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो। तो आपके लिए क्या होगा, जीएस में, जीएस का पेपर होता है, उसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। 1/3 नकारात्मक संख्या में आपके अंक काटे जाएंगे, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्क मेथड चलता है। सपोज आपने 4 प्रश्न अटेम्प्ट किए, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत और चौथा सही, तो ये तीनों हो गए आपके 1/3, और इनके अंक काट के जो एक इसके अंक मिले थे वो भी कट जाएंगे, यानी कि आपका स्कोर बनेगा 0। तो ध्यान रखना है कि प्रश्नों के नेगेटिव मार्किंग है वो कैसे होती है। तो जीएस 1 में आपके सामने प्रश्न बनते हैं वो हैं 100 प्रश्न, 200 नंबर का पेपर होता है। टाइम पीरियड मिलेगा आपको 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के अंदर ध्यान रखना कि जब प्रीलिम्स एग्जाम में बैठते हो
तो 15 से 20 मिनट आपको जो मार्कशीट दी जाएगी, एग्ज़ाम हॉल में जब बैठोगे तो आपको जो पुस्तिका मिलेगी, आपको सिग्नेचर करने होते हैं वहाँ पे, आपके जो बुक्स के ऊपर नंबर लेके वो भी वहाँ पे गोला में लेके उसके अंदर भरना होता है, और आपके OMR शीट के ऊपर भी नंबर लिखने होते हैं। तो ये टाइम जाएगा, वो कम से कम 20 मिनट का समय लग जाता है सारे गोले भरने के हिसाब से। पीछे बचे आपके पास 100 मिनट। 100 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन है, यानी कि पर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपके सामने। पर ये तो नहीं है कि 100 के 100 अटेम्प्ट करोगे, सारे बच्चे नहीं करेंगे, बच्चे करते हैं 100 के 100 करके आते हैं, परंतु सारे बच्चे नहीं करते हैं। तो आपके पास एक्यूरेसी है कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए लगभग 75 से लेके 85 के बीच में अगर प्रश्न अटेम्प्ट करते हो तो संभावना है कि आप ये एग्जाम में वो पास कर लो। ठीक है, तो इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखना कि कैसे आपको एग्जाम हॉल में भी इस माहौल को बनाए रखना है। सेकेंड पेपर जो आपका है वो है CSAT, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, 80 प्रश्न पूछे जाते हैं और 200 नंबर का ये भी पेपर होता है। टाइम पीरियड इसके लिए भी आपको 2 घंटे ही मिलने वाले हैं। तो क्या होता है, जो दर प्रश्न है उसकी संख्या हो जाएगी 2.2.5, यानी कि 2.5 नंबर का आपका एक प्रश्न बनेगा। 80 प्रश्न है, 2.5 नंबर का एक प्रश्न है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 ही रहने वाली है। अब इसके अंदर बच्चों का सवाल होता है कि CSAT थोड़ा ज़्यादा टफ लगता है हमें, क्योंकि जैसे ही 2013, 14, 15 उसके बाद CSAT का स्तर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी थोड़ा सा ईजी हुआ है, बट CSAT बच्चों को बहुत टफ लगता है। तो CSAT एक तो नया पेपर आया था, तब भी बच्चों को बहुत दिक्कत आई थी। जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे उनको ज़्यादा दिक्कत आती है इसमें। तो आपको इसमें क्या करना है, थोड़ा शांति से क्या करना है, कम से कम 10 साल पुराने प्रश्न पत्र निकालने। प्रश्न पत्र आपको UPSC की वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो मिल जाएंगे, हर साल के मिलते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू एंड बाकी प्री मेंस और आपके ऑप्शनल पेपर के सारे पेपर है वहाँ पे मिल जाते हैं, उपलब्ध है। तो आपको 10 साल के पेपर निकालने, 10 साल का पेपर निकालने के बाद फाइनली क्या करना है, आपको एक पेपर उठाओ और उसको अपने हिसाब से देना शुरू कर दो। ये मत देखो कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, वो जिम्मेदारी अब मत लो, थोड़े टाइम के बाद लेना। पहले प्रैक्टिस कर लो, खुद को जांच लो कि आपका मेंटल स्टेटस क्या है, आपकी मेंटली एबिलिटी कितने काम करती है। उसके बाद आपके जो कॉम्प्रहेंसिव स्किल है वो कितने डेवलप हुई है, डिसीजन मेकिंग आप कैसे ठीक ढंग से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो सारी चीज़ें थोड़ी अगर एक बार जान लो तो बेहतर बनता है। तो आपको एक पेपर उठाना है, 80 प्रश्न है। 80 प्रश्न में ध्यान रखो कि लगभग 40 से लेके 50-55 अटैम्प्ट करने की कोशिश करो 2 घंटे के अंदर। 2 घंटे का टाइमर लगा के 40 से लेके 55 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करो। बच्चे करते हैं 60, 65, 70 भी करते हैं, पर मेरा एक अनुमान है कि लगभग 40 से लेके 55 तक करते हो तो आपका मामला कहीं ना कहीं बन जाएगा इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि ये पेपर क्वालिफाई है। क्वालिफाई का मतलब क्या है कि इसके नंबर है वो आपके मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाले हैं नहीं। तो आपको क्या करना, 33% का तो क्वालिफाई पेपर है, यानी कि 80 में से अगर 27 प्रश्न अगर सही होते हैं तो आपका ये पेपर है वो क्वालिफाई हो जाता है। और क्वालिफाई हो जाएगा तो जो कट ऑफ निकलेगी, जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी GS 1 के आधार पे। तो आपको क्या करना, पहले एक पेपर लीजिए, रफ पेपर, उसको आप आराम से सॉल्व कीजिए 2 घंटे के अंदर। 40 से 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, कोई टेंशन लेना, कोई हताश होने की जरूरत नहीं है। कितने मार्क्स आएंगे, नेगेटिव जाएंगे, कोई बात नहीं, शुरुआत हमेशा 0 से होती है, प्रयास से ही आगे बढ़ोगे। तो इस बात में घबराना नहीं है कि नेगेटिव आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई तूफान नहीं आएगा। शांति से पेपर निकालिए, अटेम्प्ट कीजिए। सपोज आपने 40 प्रश्न अटेम्प्ट किए, जिनमें से आपके 20 प्रश्न सही हुए और 20 प्रश्न गलत हुए, तो प्लस और फ़ायदे की बात यह है कि आपको 20 प्रश्न की संभावना है कि आप राइट कर लोगे। इतना तो खुद के ऊपर भरोसा है कि हाँ ठीक है, मैंने कभी पढ़ा भी नहीं था और रैंडमली पेपर उठाया और उसी में से जो जो क्वेश्चन आए थे, जो मेरा खुद का ज्ञान था, जो मेरे मेंटल स्टेटस थी या मेरी जो मेंटल एबिलिटी थी, उसके आधार पे मैंने क्या किया, कम से कम 20 प्रश्न तो मेरे सही हुए। तो ये खुशी की बात है। तो आपको क्या करना है, 20 प्रश्न सही हो गए। अब 20 प्रश्न कौन से एरिया से सही हुए, हो सकता है कि आपकी कॉम्प्रहेंसिव स्किल शानदार हो और आपने जो 20 प्रश्न अटेम्प्ट किए उसमें से 15 क्वेश्चन कॉम्प्रहेंसिव के सही निकल गए, 5 प्रश्न आपके मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन निकल गए, रीजनिंग के क्वेश्चन है वो निकल गए, और मैथमेटिक्स को आपने हाथ भी नहीं लगाया। जिन बच्चों का मैथमेटिक्स होता है वो भी इसमें कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, पर एक आर्ट्स वालों के लिए थोड़ा मैथमेटिक्स को हाथ लगाना थोड़ी डर वाला माहौल पैदा करता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, पेपर उठाया, जहाँ 10 साल के पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए पहले तो, उसके बाद किसी टेस्ट सीरीज लगाना। पहले से टेस्ट सीरीज के चक्कर में मत पड़ना, पहले PYQ निकालिए, PYQ को प्रैक्टिस कीजिए, धीरे 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 अपनी खुद की स्किल को जांचने की कोशिश कीजिए। कॉम्प्रहेंसिव बहुत आसान होते हैं। अगर आप ठीक ढंग से न्यूज़पेपर पढ़ते हो, समाचार प्रश्न पत्र पढ़ते हो,
तो उसके अंदर जितने भी एडिटोरियल आते हैं, इतना बड़ा एडिटोरियल आया 1000-2000 वर्ड्स का आया, उसका अगर निष्कर्ष निकालना, उसका भाव निकालना, उसका मर्म निकालना अगर आपको आता है, इसका मतलब कॉम्प्रहेंसिव स्किल रीडिंग आपकी बहुत अच्छी है। कॉम्प्रहेंसिव जो पढ़ने की जो स्किल है वो आपकी शानदार है, बेहतर है, तो आप काम बहुत अच्छा करोगे। अगर ये नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी दिक्कतें हुई हैं, समाचार पत्र को ढंग से नहीं पढ़ा है, या कोई भी रिपोर्ट पढ़ रहे हो वगैरह कुछ भी, कोई ना कोई चीज़ का एक सार निकालने के अगर एंडिंग पॉइंट तक जा रहे हो तो आपके लिए अच्छा होता है। तो कॉम्प्रहेंसिव एक तरीके से आसानी से कवर किया जा सकता है, और हर साल कॉम्प्रहेंसिव लगभग 25 से लेकर 30, 27, 28, 26, 22 से ऊपर ही रहता है, हमेशा नीचे नहीं रहते। तो आपके पास एक तो सोर्सेज ये हैं कि कॉम्प्रहेंसिव के हिसाब से मुझे करना 27 प्रश्न आपको राइट करने, और उसके ऊपर थोड़ी रिस्क लेके खेलना है कि लगभग 30 राइट हो जाए, 10-12 गलत भी होगा, काट छाट के अपना 67 मार्क्स अगर हाथ में आ जाए तो ये जो पेपर है वो क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा इसके अंदर लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से कवर किया जा सकता है। तो आपको कॉम्प्रहेंसिव के ऊपर ध्यान देना चाहिए। रीजनिंग जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन बनते हैं वो, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बनते, सामान्य परसेंटेज के जो प्रश्न बनते हैं वो, दिशा और गति के प्रश्न बनते हैं वो, पजल के जो प्रश्न बनते हैं वो, क्लॉक के जो प्रश्न बनते हैं, डायरेक्शन वाला हो गया। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, पजल। ठीक है, अगर ये थोड़े कवर करते हैं तो 2-3, 4 प्रश्न मिला के 10 से 15 प्रश्नों की संख्या यहाँ से आप कवर कर सकते हो। उसके बाद जो मैथमेटिक्स पूछी जाती है वो सामान्य आपको 10वीं लेवल की मैथमेटिक्स पूछी जाती है, तो उसमें थोड़ा हो सकता है कि आपका टाइम लगे, थोड़ा परसेंटेज हो गया, किसी वस्तु की मूल्य प्राइस जो मूल्य है वो 300 दिया था, 20% जोड़ने के बाद उसकी प्राइस क्या होगी, या किसी को 10% का नुकसान हो गया तो प्राइस क्या होगी। ये सारे प्रैक्टिस के खेल हैं, तो इसमें हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है। शांति से अगर हर रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो ये भी कवर किया जा सकता है, पर इसके लिए PYQ निकालना बहुत ज़रूरी है। PYQ निकालिए, प्राइमरी सोर्सेज है, क्योंकि आप जिस सिविल्स की एग्जाम दे रहे हो उसी के ही प्रश्न पत्र वो है, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है वो बढ़ जाएगा कि हाँ इस पेपर में अगर 2023 का अगर मैं क्वालिफाई करता हूँ तो मेरा आत्मविश्वास है कि 120 का भी कर लूँगा। थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आसानी से हल हो सकती है। तो आपको क्या करना, CSAT में कॉम्प्रहेंसिव, रीजनिंग, उसके बाद मैथमेटिक्स। आप अपना एरिया डिसाइड कीजिए। पेपर अटेम्प्ट करने के भी तरीके होते हैं कि आप पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हो। पहला ये हो गया कि आपने पहला प्रश्न अटेम्प्ट किया और 80 तक चले गए कंटिन्यू करते हुए, ऐसी गलतियां नहीं करना। पेपर को भी थोड़ा तोड़िए। अगर कॉम्प्रहेंसिव आपका शानदार है तो उसके लिए क्या करना है आपको, कॉम्प्रहेंसिव के अगर सपोज के 25 प्रश्न आए हैं तो 45 मिनट का समय लीजिए और 25 कॉम्प्रहेंसिव के क्वेश्चन जहाँ जहाँ हैं ढूंढ के उसको पहले कीजिए। तो आपके हाथ में क्या होगा कि मैंने 25 प्रश्न तो अटेम्प्ट कर लिए हैं 45 मिनट के अंदर। अभी आपके पास 100 मिनट है तो 100 में से 45 मिनट गए, पीछे वाला समय आपके पास 55 मिनट पड़ा है। अभी 55 मिनट के अंदर भी आपको शेड्यूल अलग से तैयार करना है। ठीक है, कैसे, अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो आपके 45 मिनट में अगर 25 प्रश्न होते हैं तो आपके पास ये है कि 27 प्रश्न मुझे राइट करने के लिए चाहिए, 25 मैंने ऑलरेडी कर लिए, अब मुझे खेलना है तो लगभग 20 प्रश्न ऐसे और अटेम्प्ट करूं जिससे मेरा ये एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाए। तो आपने क्या किया, आपने रीजनिंग उठाई, रीजनिंग का समय दिया आपने 30 मिनट। 30 मिनट में आपने रीजनिंग के डिसाइड किए कि मुझे पूरी रीजनिंग में से जो आपका इंपॉर्टेंट कोर एरिया, जैसे किसी का परसेंटेज हो सकता है, किसी का पजल हो गया, किसी का कुछ भी हो, तो रीजनिंग में जो मेंटल एबिलिटी के वगैरह जो भी प्रश्न बनते हैं रीजनिंग के हिसाब से, तो आपने क्या किया, 30 मिनट में 15 प्रश्न अटेम्प्ट किए। तो आपने क्या, 25 और 15 कितने हो गए, 30 और 40 प्रश्न हो गए। टोटल टाइम आपने कितना लगाया, 45 और ये 30 मिनट ये, तो आपने 75 मिनट के अंदर क्या किया, लगभग 40 प्रश्न अटेम्प्ट किए। 55 में से 30 गए, पीछे बचे 25 मिनट। 25 मिनट में आपको क्या करना है, हमने ऑलरेडी गोला भरने वाला टाइम निकाल दिया है, तो 25 मिनट के अंदर आप मैथमेटिक्स को उठा सकते हैं या कोई भी और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं रीजनिंग के बचे हुए हैं। ठीक है, तो उनमें से लगभग 10-5 प्रश्न आपने और खेले, तो आपके पास समय कितना हुआ, पीछे बचे आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और रिस्क लेने के लिए या क्वालिफाई करने के लिए। 40 कर लिए, 50 करने हैं, 25 मिनट बचे हैं, तो पर प्रश्न आपको 2.5 मिनट के हिसाब से भी समय मिल जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे हो गया, पेपर मैनेजमेंट हो गया, टॉपिक बाय टॉपिक मैनेजमेंट हो गया। तो ये गलती कभी मत करना कि एक प्रश्न से लेके 80 तक कंटिन्यू गए, बिल्कुल मत करना। एक बार इस मेथड को अप्लाई करके देखो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, और इसको मेथड को अप्लाई करने का तरीका क्या है, UPSC के PYQ पेपर। ये बात तो हो गई हमारे CSAT की। सेम कंडीशन आपको GS 1 के ऊपर भी करना है। GS 1 में भी आपको क्या करना, 10 साल के PYQ निकालिए। 10 साल के PYQ में से ये ढूंढिए सबसे ज़्यादा प्रश्न किस सब्जेक्ट से आए हैं।
हिस्ट्री से आए तो कितने आए, हिस्ट्री में भी कहाँ से आए, मॉडर्न हिस्ट्री से आए, मिडिवल से आए या एंशियंट से आए। पॉलिटी में सबसे ज़्यादा प्रश्न किससे पूछे जाते हैं, फंडामेंटल राइट से पूछे गए या पंचायत राज से पूछे गए या डीपीएससी से पूछे गए या आपकी कार्यपालिका से पूछे गए, किससे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। वो सारे टॉपिक आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए एक सीरियस एस्पिरेंट के हिसाब से। और ये रिसर्च करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये रिसर्च करने में आपको समय जो लगेगा लगभग 15 से 20 दिन का जो समय होता है, उसके अंदर पूरे 10 साल के पेपर का अच्छे से रिसर्च करके आप अपना डाटा तैयार कर सकते हो। ये डाटा तैयार कौन करेगा, जिनको प्रीलिम्स देने के लिए कम से कम 5 से 6 महीने पड़े हैं, तब आपके पास डाटा हाथ में हो कि मुझे इस टॉपिक पे इतना काम करना है। ठीक है, तो आपका जो प्रिपरेशन का जो दायरा है, जो आपके तैयारी करने का तरीका है, वो अच्छा हो जाएगा और बेहतर बनने लगेगा और आपको खुद को कॉन्फिडेंस है वो आने लगेगा। ऐसा नहीं है कि सुबह उठे और पेपर लेके बैठ गए और पूरे दिन पेपर ही पेपर किए जा रहे, पता ही नहीं चल रहा है हिस्ट्री के क्वेश्चन कितने आए, पॉलिटी के कितने, एनवायरनमेंट के, इकोनॉमी के कितने। आपको क्या करना पड़ेगा, टॉपिक बाय टॉपिक तोड़ने पड़ेंगे। जब टॉपिक बाय टॉपिक तोड़ते हो तो आपको प्रश्नों की संख्या है वो समझ में आती है, टॉपिक कवर होते हैं, तब आपको सारी चीज़ें वो धीरे क्लियर होती है। ठीक है, जैसा हमने बात की थी कि जीएस में भी आपको क्या करना है, तो जीएस 1 में भी क्या करना है, आपको कम से कम 10 साल के पुराने पेपर आपको निकालने हैं और उन पेपर को सबसे पहले आपके कितना नॉलेज है वो अभी चेक करने मत बैठना, पहले पेपर निकालिए शांति से और उन प्रश्न पत्र को सॉल्व करने की प्रयास कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। 100 प्रश्न कितने घंटे में पूरे होते हैं, पहली बात तो सबसे पहले तो ये देखो कितने घंटे में पूरे होते हैं। सपोज आपको पहले पेपर लेके बैठे जीएस 1 का है, 100 प्रश्न है और आपको 3 घंटे लग रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि एग्जाम में मुझे 2 घंटे मिलने वाले हैं, 120 मिनट मिलने वाले, जिसमें भी 20 मिनट मेरा गोला भरने और वहाँ के जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करने में जाने वाले। पीछे बचे 100 मिनट और 100 मिनट में 100 क्वेश्चन है, 100 के 100 अटेम्प्ट नहीं करें तो 1.5 मिनट के हिसाब से भी अगर पर प्रश्न देखा जाए तो कोई ऐसा प्रश्न होगा जिसको 1 बार 2 बार 3 बार भी पढ़ना पड़ता है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आपको पर प्रश्न के लिए 1 मिनट मिलता है, कहीं ना कहीं आपको 50 सेकेंड इतना ही टाइम मिलेगा। अब आपको क्या करना है, उस पेपर को लेके देखिए, अटेम्प्ट कीजिए कि आपसे सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। सपोज आपने 100 क्वेश्चन देखे जिसमें से आपको हिस्ट्री भी मिलेगा, एनवायरनमेंट भी मिलेगा, इकोनॉमिक मिलेगा, साइंस एंड टेक भी मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगा, सारे सब्जेक्ट मिलने वाले, और आपने चेक किया और आपका अनुमान लगा कि मेरे पॉलिटी में से लगभग 15 प्रश्न पूछे गए, उनमें से मेरे 10 प्रश्न सही हो रहे हैं, ज्योग्राफी में से 15 प्रश्न पूछे गए और मेरे 5 प्रश्न सही हो रहे हैं, एनवायरनमेंट में से 20 प्रश्न पूछे गए और मेरे 7 ही प्रश्न सही हो रहे हैं, और कुल मिला के आपके 100 में से लगभग 40 प्रश्न हो गए सही। ठीक है, बेसिक तैयारी के साथ अगर 40 प्रश्न सही हुआ तो आपका अनुमान है कि ठीक है 40 प्रश्न हो रहे हैं, अभी मुझे कवर करने हैं लगभग 45 प्रश्न और ऐड करने इसके अंदर, तब जाके मेरा स्कोर 75 से लेके 85 तक अगर जाता है तो सेफ जोन में हो, तो आपकी कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको क्या करना है, अब जो बचे हुए जो चैप्टर वीक हैं उनके ऊपर आपको एक साइड में नोट्स बना के वो चैप्टर के नाम लिख लेने, बार बार जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ से। उसके बाद जो आपके पास जो मटेरियल है उनमें से उन सब्जेक्ट की बार रिवीजन कीजिए। यूपीएससी के अंदर हो या चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एक बात मैंने नोटिस की है, जिन बच्चों ने बार रिवीजन किया है, अपना अगर स्टडी मैनेजमेंट ठीक से किया है, उनकी संभावना उतनी ही जल्दी बढ़ गई है क्लियर करने की बाकी वालों के बच्चों के कंपेयर में। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने क्या किया। वीडियो ऑन करके आपने देख लिया, 30-40 मिनट में पूरा ज्ञान ले लिया आपने, उसके बाद प्रैक्टिस अगर नहीं की तो बात बनेगी नहीं। सारा जो खेल है वो है प्रैक्टिस का। अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार पढ़ोगे, एक ही चीज़ को 3 बार पढ़ोगे तो 3 बार अलग अलग फॉर्म में समझ में आएगी, नई चीज़ें समझ में आएगी, उसके मर्म को समझ पाओगे। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ना कि आपने एक सोर्सेज के बगैर 4 सोर्सेज पढ़े, 4 सोर्सेज के ऊपर एक ही सब्जेक्ट चैप्टर के ऊपर आपने जानकारी ली, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसान कर जाएगा। सोर्सेज लिमिटेड रखिए, स्टैंडर्ड बुक्स है, एनसीईआरटी जो भी है उनके ऊपर भरोसा कीजिए, और बार बार है वो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हमने जीएस 1 की बात की, हमने सीसेट की बात की, हमने समय की बात की, हमें प्रश्न अटेम्प्ट की बात की। अब आपको क्या करना है इस एग्ज़ाम के लिए, ये दोनों पेपर है वो एक ही दिन में होने वाले हैं, ध्यान रखना। सुबह 9:30 बजे आपका पेपर शुरू होने वाला है जीएस का, 2 घंटे पेपर चलेगा, फिर आपका ब्रेक है, फिर दोपहर में आपका दूसरा पेपर है वो सीसेट का शुरू होने वाला है। तो ध्यान रखना है कि एक दिन में 2 पेपर देने, तो खुद के हेल्थ का भी ध्यान रखना है और पढ़ाई को भी अच्छे से मैनेज करना है आपको। ठीक है, अब इसके साथ आपको क्या करना है कि इसके ऊपर आपको कितने टेस्ट देने चाहिए, कितने
प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए टेस्ट आपको देने चाहिए, जहाँ जाके आपको ये सेटिस्फेक्शन मिले, ये भरोसा हो जाए कि इतने टेस्ट देने के बाद मेरा सिलेक्शन होने की संभावना पूरी है। देखो हर स्टूडेंट के ऊपर अलग अलग निर्भर करेगा। कोई अगर ए नाम का स्टूडेंट है, उसने 20 टेस्ट दिए और उसके नंबर हैं वो 100 तक आ रहे हैं। एक बच्चा है जिसका बी नाम से शुरू हो रहा है और उसने टेस्ट दिए 45, फिर भी उसका स्कोर आ रहा है 60, 65, 70, 80। तो आपको कहीं ना कहीं जो दिक्कतें आ रही वो आ रही हैं कि आपका जो रिवीजन था वो कहीं ना कहीं अभी भी कमज़ोर है। वापस बात घूम फिर के वहीं आएगी कि रिवीजन आपने ईमानदारी से कितना किया है, ईमानदारी से रिवीजन कितना किया। खुद से प्रश्न पूछो और खुद से भरोसा करके वापस अगर रिवीजन नहीं किया तो रिवीजन करने बैठ जाओ, तो अभी संभावना है कि आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हो। अभी जैसे 2025 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है 25 मई को, उसके लिए आप मान के चलिए मोटे मोटे, अभी आज की तारीख में अगर आज 13 तारीख है और अभी जो आपके पास बचे ये जो 15, 16, 17 दिन है ये, और उसके बाद अप्रैल का पूरा महीना और 25 मई को एग्ज़ाम है, तो मैं मानता हूँ 20 मई तक का एग्ज़ाम वो है दिन है। तो आपके पास 55 वो और 15 इसका मानते हैं, तो अभी आपके पास कितने 70 दिन बचते हैं। 70 दिन के अंदर आप ये भरोसा कीजिए कि जो आपने जो सोर्सेज पढ़े उसका रिवीजन कितनी बार हुआ, एक तो वो नोट कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अब है वो टेस्ट सीरीज आप अभी भी लगा सकते हो कि 70 दिन आपके पास है, तो 70 दिन के अंदर आपको कम से कम 30 से 40 टेस्ट पेपर दीजिए। भरोसा खुद पे रखिए, जो पढ़ा है वही आने वाला है। टेस्ट पेपर ईमानदारी से दीजिए। इसके अंदर अगर आपने लापरवाही की है तो आपका इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा आगे जाके। तो टेस्ट है वो ईमानदारी से कीजिए। लगभग 40 टेस्ट है वो आप अटेम्प्ट कीजिए और हर टेस्ट में आप अपना स्कोर कार्ड है वो देखिए कितना जा रहा है। पहला टेस्ट दिया 50 नंबर आए, दूसरा टेस्ट दिया 55 आए, तीसरा दिया 60 आए, चौथा टेस्ट दिया 45 पे पहुंच गए। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। पर उसके बाद ये भी देखिए कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा आपकी रुचि है और किस सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। उन सब्जेक्ट को बार रिवीजन, एक बार हो तो 2 बार 3 बार रिवीजन दे दीजिए। और रिवीजन के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स बना दिए होंगे आप लोगों ने अभी तक जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी। तो आपको क्या करना है, टेस्ट के साथ साथ जो सोल्यूशन मिलता है उसको बार बहुत अच्छे से पढ़ना है। कम से कम 2-3 बार रिवीजन कर दीजिए और इसके इर्द गिर्द वाले यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं ये थोड़ी मानसिक अपनी बनाइए कि इसके ऊपर अगला प्रश्न है वो कैसा बन सकता है। वापस कहूँगा कि PYQ को साथ में लेके बैठिए। जब तक PYQ हाथ में नहीं होगा, सिलेबस की कॉपी हाथ में नहीं होगी, तब तक ये चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों को साथ में रखते हुए आगे बढ़ना है। तब जाके आपका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो मैनेज हो सकता है। अगले 70 दिन के अंदर भी आप मैनेज कर सकते हो। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आपको इसको कैसे करना है। इसके अलावा हमने जैसा आपको बोला था कि हम प्री के ऊपर बात करेंगे, हम मेंस के ऊपर बात करेंगे, हम इंटरव्यू के ऊपर बात करेंगे, कि सारी बातें एक साथ बताने से बच्चे के ऊपर लोड भी पड़ जाता है, समझ भी नहीं पाओगे। तो इसके हिसाब से हम क्या करें, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। जैसे आज की बात हमारी अगर प्रारंभिक परीक्षा हुई, प्रारंभिक में GS की हुई, CSAT की हुई, टाइम मैनेजमेंट हुआ आपका और प्रश्न कैसे करने वो हुआ। उसके बाद का प्रोसेस भी हमने जाना। अगला हम क्या करेंगे वो बनाएंगे मेंस के लिए। मेंस में आपको ऐसे कैसे करना है, उसके बाद GS1, GS2, GS3, GS4। उसके बाद एक हम बनाएंगे आपके ऑप्शनल के लिए कि कौन सा ऑप्शनल सबसे अच्छा होता है, किस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं और आपकी रुचि, आपका रुझान किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। कि प्री वाला जो पोर्शन खत्म हुआ, अगला जो हम वीडियो लेके आएंगे वो आएंगे मेंस के लिए। तब तक आपको क्या करना है, जो आपकी कमियां रही हैं तो ये वीडियो देखने के बाद इसको पूरी करने की कोशिश कीजिए। 75 डेज स्टडी प्लान खुद बनाइए, मैनेजमेंट कीजिए। अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो आप हमें, हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर हमें कांटेक्ट कर देना। हम एक बार बैठ के स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होकर बात करके भी उसका प्लान है हम रेडी कर सकते हैं। 70 दिन, ये 70 दिन आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। आप जितना ज़्यादा रुचि दिखाओगे उतना ही बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे आपके साथ। हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एक शानदार तरीके से होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हर बार हमारी जानकारी सबसे पहले आपको मिले तो चैनल को है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी है जो बटन है वो भी दबा दीजिएगा ताकि आपको जब भी वीडियो आएगी, जब भी अगला नोटिफिकेशन आएगा वो आपको मिलेगा। इनके अलावा क्या है कि आपको जो जानकारी चाहिए, जो जानकारी जो सीरियस एस्पिरेंट है, जो एक्चुअल में इस एग्ज़ाम की गरिमा को जानता है, समझता है, उसको करना ही है, तो आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कीजिए। ये सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको वहाँ पे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जानकारी हम बैठ के डिस्कस बना के आपका स्टडी मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। पर हाँ, उसमें बच्चे वही हो जो इस बार का एग्ज़ाम दे रहे हो, या जो बच्चे 2026 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू भी देने वाले, क्योंकि एग्ज़ाम तो 26 का भी है, तो उसकी तैयारी भी अगर अभी से करना चाहते हो, कैसे आपका पैटर्न होना चाहिए, कैसे आपकी रणनीतियाँ होनी चाहिए,
इन सब के ऊपर ना अभी थोड़ा सा सोच समझ के भरोसा करने के बाद ही अगला कदम है वो उठाना चाहिए, क्योंकि 1 से 1.5 साल आपको ये तपस्या करनी है और इस तपस्या में आपको समय लगेगा। तो आपके पास राइट डायरेक्शन हो, सही गाइडेंस मिले आपको, सही मल्टीपल सोर्सेज आपके पास हो, जो सोर्सेज पढ़ने चाहिए वो, उसके बाद आपके पास पर्याप्त मात्रा में टेस्ट सीरीज हो, पर्याप्त मात्रा में आपके पास गाइडेंस हो, उन सारी चीज़ों को अगर कवर करके चलेंगे तो 1 से 1.5 साल में इस जर्नी को हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे जुड़ सकते हैं, आराम से बात करके सॉर्ट आउट करेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। तब तक जो 2025 एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अपना ध्यान रखें और 70 दिन का सही से सही उपयोग करें, इधर उधर की चीज़ों में अपना समय है वो व्यर्थ ना करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।